हेलो दोस्तों, मैं कुमार सर अपना यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। और जो हम ईपीएफओ में मैथ की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसी सीरीज में ये अगली कड़ी है, पांचवा या छठा पार्ट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स जरूर करना है। ठीक है, अभी तक मैं आपको 5 या 6 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, ये छठा या सातवां पार्ट है। तो आज की क्लास का जो स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न देखो क्या है। यदि a का मान 1 से 2 के बीच है और b का मान 2 से 3 के बीच है, तो व्यंजक a² प्लस b² प्लस 2ab का मान किसके बीच होगा? भाई a का मान यहां पर दे रखा है 1 और 2 और b का मान दे रखा है 1 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है और b का मान दे रखा है 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं a का न्यूनतम मान लूं तो कितना ले सकता हूं? a का न्यूनतम मान -1 और b का न्यूनतम मान कितना ले सकता हूं? -2। a का अधिकतम मान की बात करूं तो 2 ले सकते हैं और b का 3 ले सकते हैं। यही तो है। अब बस इसी में पुट करके देख लेते हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab अगर न्यूनतम हो तो देखते हैं क्या होगा। -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -1 इंटू -2। 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हो गया 4 4 8 और 1 9, यानी न्यूनतम मान तो आया आपका 9। अब अगर अधिकतम की बात करें तो a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां पर a की वैल्यू अगर 2 लें तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 और 3 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 9 21 और 4 25। यानी कि अगर एक बार न्यूनतम मान लिया जाए और एक बार अधिकतम मान लिया जाए तो इसका मान 9 और 25 के बीच आ सकता है। ना तो 9 से कम आएगा ना 25 से ज्यादा आएगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? 9 से 25 दे रखा है, सी ऑप्शन में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजक पर विचार कीजिए। #6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस #4 प्लस #8 बराबर 16 #। अब आपको पूछ रहा है उपर्युक्त व्यंजक में हैशटैग का अर्थ है, यानी कि हैशटैग की जगह आप में से इनमें से कोई एक वर्ड रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ऑप्शन में से एक उठा लेता हूं, सबसे छोटा व्यंजक। कभी भी ऐसा सवाल आए कि आपको कुछ रखना हो तो सबसे छोटा उठा लो, सबसे छोटा। अब इसमें आप पुट ही कर सकते हैं, तो 2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 26 प्लस 32 प्लस 52 प्लस 24 प्लस 28 बराबर 162। ठीक है, अब इतना हो गया, सभी जगह मैंने 2 2 ऐड कर दिया। अब इसको देख लेते हैं कि ये पूरा होता है नहीं। 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल 2, 4 6 5 11, 3 15, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 2 12, 12 2 14 और 2 16, 162 बराबर 162। तो आपको पता चल गया कि इस हैशटैग की जगह कितना है? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि लंबाई 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर की 4 रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? देखो जी, एचसीएफ का प्रश्न है। यहां पर भी आपको ये आ जाए कि समान लंबाई, समान या बराबर, वहां आपको क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। तो इनका मुझे एचसीएफ लेना है। जैसे 78, एक संख्या है 104, 117 और 169, इन सभी का एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेने का मैं अपना एक तरीका बताता हूं जो बहुत ही आसान है। इन संख्याओं को मैंने 13 से विभाजित कर दिया। एचसीएफ वही होता है जो एचसीएफ किसी भी संख्या का वो होता है जिससे वो संख्या कट जाए, यानी कि सारी संख्याएं एक ही संख्या से कट रही हैं
तो वो HCF होगा। तो 13 छिक्के 78, 13 अट्ठे 104, 13 निम्न 117 और 13 13 169। अब ये किसी संख्या कटती है किसी संख्या से? नहीं कटती है। तो HCF तो हो गया इसका 13। जो अधिकतम लंबाई पूछ रही होती, अधिकतम लंबाई, तो वो तो होती थी 13 सेंटीमीटर की, परंतु उसने पूछे कि टुकड़े कितने बनेंगे। अच्छा 78 है, 13 13 के 6 टुकड़े बनते, 104 में 13 13 के 8 टुकड़े बनते, 117 में 13 13 के 9 टुकड़े बनते और 169 में 13 13 के 13 टुकड़े बनते। तो टोटल टुकड़े कितने हो गए? 8 और 6 14 और 9 23 और 13 36। कितने टुकड़े बनेंगे? 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन है, उसी में दिया हुआ है। देखो ये HCF निकालने की बहुत ही शानदार और सबसे आसान तरीका है। अब आपको ऐसे भी करना होता, मान लो इनका पहले HCF लेते, फिर 78 को 13 से, मान लो 78 सेंटीमीटर में 13 13 के कितने भाग बनते? 6। यहाँ पे भी तो ये भी तो आपको बाद में करना पड़ता है। यहाँ आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही आपको पता चल जाएगा ये HCF अधिकतम लंबाई। यहाँ 13 13 के कितने? 36 टुकड़े, जोड़ दिए सब। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है कि P P Q Q रूप की एक 4 अंकों की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। तो Q माइनस P का मान क्या होगा? मान लो ये एक संख्या है, ऐसे हो सकती है 2 2 4 4, या ऐसे हो सकती है 4 4 2 2, और ये पूर्ण वर्ग भी है, ये किसी संख्या वर्ग भी है। तो अगर मान लो जब 2 2 अंक रिपीट होते हैं तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। कितने से? 11 से विभाजित होगी। तो अब जो भी ये संख्या निकल के आई होगी वो 11 का तो होगी, मल्टीपल डिवाइड होगी 11 से। तो अब देख लेते हैं ये किसका वर्ग हो सकती है। जैसे एक तो 11 का 121 नहीं हो सकती, 22 का हो सकती है, 33 का हो सकती है, 44 का हो सकती है, या 55 का हो सकती है, या 66 का हो सकती है, या 77 या 88। इनमें से किसी ना किसी, या 99, किसी ना किसी संख्या का हो सकती है। अब जब इनमें से किसी का हो सकती है तो मैं देख लेता हूं। जैसे 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 500, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 484। अब ये तो 3 अंकों की है, 33 से निकालेंगे, 44 से निकालेंगे। तो मैंने देखा डायरेक्ट 84 88, 88 का स्क्वायर होता है 8 8 64 का 4 हासिल 1, 8 8 64 दूनी 128 और 6, 134 का 4 13, 8 8 64 और 13 64 और 13 77। तो देखो आपने जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आगे 77 44 आएगा, गलत कर दिया? ठीक है जी, ये आ गया आपका। तो 77 44 आ गया। अब ये 4 अंकों की संख्या है, देखो 7 7 4 4। अब ये P है और ये Q है। अब आपसे पूछ रहा था P, आपसे पूछ रहा Q माइनस P, Q माइनस P। तो Q आ गया आपका 4 और P आ गया 7, और 4 7 माइनस के 7 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 3। आपका क्या आ जाएगा आंसर? इस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो इतने को मैं मिटा देता हूं ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए, इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो अब आपको देखोगे तो आपको पता चला है 88 का स्क्वायर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है षष्ठभुज और पंचभुज के शीर्षों द्वारा क्रम से खींचे जा सकने वाले विकर्णों की संख्या का अनुपात क्या है? तो जब भी आपसे पॉलीगन में विकर्ण निकाले तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या बराबर होती है n-3/2 अनुपात n-3/2। पहले कितना है? षष्ठभुज यानी 6 6-3/2 अनुपात 5-3/2। अब देखो 6 में से 3 गए 3। अब देखो ये तो दोनों आपस में कट गए। 6 में से 6 गुणा 6 में से 3 गए 3 अनुपात 5 में से 3 गए 2 5 अनुपात 2 2 तिया 6 3 तिया 9 9 अनुपात 5। क्या आ गया आपका आंसर? आ गया। तो एक में विकर्ण 9 बनेंगे, दूसरे में 5 बनेंगे। किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि -34 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखो -34 है, अब -34 को 5 से विभाजित करें
तो आपको विभाजित करने का मैं एक तरीका बताता हूं। जैसे माइनस के 34 थे और जब इसे आपने 5 से भाग दिया तो 5 छंग 30, तो बचा माइनस के 4। अब माइनस के 4 तो जो रिमाइंडर होता है वो माइनस में होता नहीं है, तो जितनी संख्या से भाग किया उतना इसमें जोड़ दूं। 5 में से 4 गए 1, एक तरीका तो ये हो गया। कितना आ गया शेष पर 1, इस ऑप्शन में दे रखा था ए ऑप्शन में। दूसरा तरीका ये है 35 है, ये 34 है, माइनस 34, ये माइनस 34 है। अब इसके निकटतम कोई संख्या इसका मल्टीपल देखते हैं कितना होगा। 7 पंजे 35, अगर 35 में से 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा, तब भी आपका 1 आएगा क्योंकि संख्या को माइनस में है। और अगर ये दूसरा भी माइनस में होता तब तो ठीक था, एक माइनस में एक प्लस में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। गलती से कभी भी ये मत कर देना कि -4 है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दो कारें ए और बी एक ही समय में वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करती हैं। 20 सेकंड के बाद दो कारों की कोणीय स्थिति 3:5 के अनुपात में है। जब वे समान त्वरण से चल रही हैं तो दो कारों की गति का अनुपात क्या होगा। देखो पहले तो ये समझ लो ये कोणीय स्थिति क्या है। ये कोणीय स्थिति, ये कोणीय स्थिति का मतलब ही दूरी है। कोणीय स्थिति मतलब दूरी है, तो दूरी आ गई है, इनकी दूरी का अनुपात दे रखा है 3:5। वैसे भी देख लो, ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको। मान लो इन्होंने यहां से स्टार्ट किया तो एक ने 3 की कोणीय स्थिति यहां से सेंटर पे, और एक ने 5, मान लो एक यहां है तो यहां से 5 है, तो यही रेशियो दे रखा है 3:5 का। अब देखो मान लो एक कोई साइड दे रखी है ऐसे करके, और ये टाइम है t, समय। अगर टाइम समान हो तो उनके द्वारा चली गई स्पीड से, जो उनके द्वारा चली गई स्पीड है, तो स्पीड किसके रेशियो का, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो से बराबर होता है। एक बार मैं समझा दूं, मान लेते हैं कि एक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और एक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। मान लो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, ये दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया तो ये 10 चल लेगा और ये 12 चल लेगा। जब ये 1 घंटा इसने लिया, 1 घंटा ये, यानी टाइम सेम होने पर इसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा, और अगर इसकी स्पीड 1 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में। तो अगर टाइम सेम है यानी समय समान है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो से इक्वल होगा, यानी कि चाल बराबर क्या होगी, दूरी होगी। अब क्या दे रखा है, दो कारों की कोणीय स्थिति 3:5 के अनुपात में, जब वे समान त्वरण से चल रही है तो दो कारों की, अब इनकी क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है 3:5। तो ये क्या हो जाएगी, चाल भी समान हो जाएगी, तो उनकी क्या हो जाएगी, दोनों कारों की गतियों भी समान हो जाएगी, 3:5 ही हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इस ऑप्शन में दिया हुआ है 3:5, सी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका आंसर है। एक बार इसको समझने के लिए दोबारा से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है कि कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने की चीजों पर ₹96 खर्च करने की योजना बनाई, लेकिन इनमें से 4 नहीं आए। नतीजन शेष प्रत्येक लोगों को ₹4 का अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या है। देखो जितना बड़ा और जितना देखने में ये टफ लग रहा है उतना टफ और ना ही उतना बड़ा है नहीं। 1 सेकंड का सॉल्यूशन है, क्या करना है, देखो कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 96। इस 96 के आपको ऐसे मल्टीपल करने हैं कि गुना करें तो 96 का है और माइनस करें तो 4 का अंतर हो, यानी कि दो संख्या ऐसी ढूंढनी जिनकी आपस में गुणा करें तो 96 और अंतर कितना होना चाहिए, 4 का। जैसे 12 8 96, मान लो 12 लोग होंगे और जब वो जाते पिकनिक पर तो प्रत्येक को ₹8 खर्च करने पड़ते और ₹96 खर्च होते। अब 12 में से 4 आए नहीं तो अभी भी तो 96 ही खर्च हो रहे हैं। 96 का मतलब अब प्रत्येक को कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, 12। पहले 8 खर्च करने हो रहे थे, अब 12 खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी ₹4 का अतिरिक्त भार हो गया या नहीं हुआ, तो ₹4 का अतिरिक्त भार हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ दोस्त शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या, पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या। तो 12 थे, 4 आए नहीं, तो कितने थे, 8 दोस्त थे। 8 दोस्तों ने पार्टी की, इस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका आंसर होगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी आपको क्या था तरीका है ये, आपको जब भी कभी ऐसा आए
तो आपको यही करना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी कार्य को 24 पुरुष या 36 महिलाएं पूरा कर सकती हैं तो 18 पुरुषों के साथ मिलकर कितनी महिलाएं समान कार्य को पूरा कर सकती हैं। देखो जब भी कभी या का मतलब आ जाए या अथवा आ जाए, इसका मतलब बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। जैसे 24 पुरुष 24 मेल बराबर 36 वोमेन, यानी कि जितना काम 24 पुरुष करते हैं उतना ही काम 36 महिलाएं करेंगी। तो अब इसे मैं काट देता हूं, 12 दूनी 24, 12 × 36, यानी कि 2 मैन बराबर आपके हो जाएंगे 3 वोमेन, यानी कि मैन 2 मैन बराबर आपके 3 वोमेन। जितना काम 2 मैन करते हैं उतना ही काम कौन करेंगी? 3 वोमेन करेंगे। अब सवाल कह रहा है कि 24 पुरुष हैं 24 मैन किसी काम को, मान लो एक काम है तो जितने समय में करते हैं। अब 18 पुरुष यानी कि 18 मैन के साथ में कितनी वोमेन होनी चाहिए जो इस काम को पूरा कर ले। तो अगर 18 की जगह 24 ही मैन होते तो एक दिन में काम हो जाता। तो 18 मैन तो आपके पास हैं, परंतु अब 6 मैन चाहिए थे, परंतु वो मैन कह रहा है 6 आदमी नहीं चाहिए, आपको औरतें लगानी है। यानी 2 औरत के बराबर 2 आदमी के बराबर 3 औरतें, तो 6 आदमी के बराबर कितनी होंगी? 2 तिया 6 मैन के बराबर 3 तिया 9 वुमेन। तो हमें 6 आदमी की आवश्यकता थी, तो आदमी की जगह हमें क्या लेने? 9 वुमेन लेने। तो ये इस काम को, एक काम को पूरा कर लेंगी। तो आपसे पूछ रहा था कितनी औरतें चाहिए आपको? 9 वुमेन चाहिए। कितनी? 9। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है कि 2 विद्यार्थी अलग अलग प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यानी अगर आपको परीक्षा दे रहे हो ना, तो परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। मान लीजिए कि पहले विद्यार्थी ने 45 अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि दूसरे विद्यार्थी ने 65 अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। पहले और दूसरे विद्यार्थी की परीक्षा के अधिकतम अंकों का अनुपात है। आप बताओ, पहले बच्चे ने फेल हो गया था, 45 अंक लाया और 45 से फेल हो गया। पहला 45 नंबर लाया और 45 से फेल हुआ, यानी कि अगर वो 90 नंबर लाता तो पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी 65 नंबर लाया और 5 नंबर ज्यादा ले आया पास होने से, तो उसे पास होने के लिए चाहिए थे 60 नंबर। बस इन्हीं का रेशियो निकाल दो, अधिकतम अंक भी यही होंगे और न्यूनतम भी यही होंगे। 30 तिया 90 और 30 दूनी 60, 3:2। ये तो हो गया सवाल करने का आपका बिल्कुल सबसे शानदार तरीका। अब देखो, अब अगर आपको सुना है कि बीजी 3:2 आ गए, वो तो अधिकतम अंकों की बात कर रहा था, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, ये भी तो किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि जी अधिकतम की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, यहां पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, पहले विद्यार्थी को 30% नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेके आया वो 90, तो 30 एकम 30 और 30 तिया 90, यानी कि 100% की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे 300। तो पहले वाले को 300 में नंबर लाने थे, अधिकतम अंक 300 थे। दूसरे के भाई दूसरा लाया 60 पर नंबर, 30% पास होने पे थे और लाया वो 60, तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, यानी अगर मैं 100% की यहाँ भी वैल्यू पूछूं तो 200। अब इनके अधिकतम अंकों का निकाल लो आप अनुपात। पहले के अधिकतम अंक 300 और दूसरे के अधिकतम अंक 200, अगर इनका भी रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 3:2 ही आएगा। जबकि मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन में पहले ही समझा दिया कि आप अगर उनके पास होने के नंबरों को भी रखोगे तो रेशियो समान आएगा, चाहे अब आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आंसर आपका 3:2 ही है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2 संख्याएं x और y क्रमशः z से 25% कम और 30% अधिक हैं। संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई 3 संख्या दे रखी है, एक संख्या x है, एक y है और एक z है। z से एक कम है एक ज्यादा है, तो ये 100% है, ये 100 है। अगर ये इससे 25% कम है तो 75 है, और y 30% ज्यादा है तो 130 है।
ये हो गया। अब आप सवाल में कह रहा है कि संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत अधिक है। संख्या y तो 75 से कितना ज्यादा है ये 55 इंटू 100। 25 × 75, 25 चौके 100। 5 3 से इसे काट दें, 3 एकम 3, 2 बचा, 25 हो गए, 3 अट्ठी 24, 1 बचा, पॉइंट लगा लिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 अट्ठी 24 और 3 अट्ठी 24 और 1 25 का 5 हासिल 1। और ये तो गलत हो गया, 8 चौक 32 होता है। सुनो भाई, गुणा गलत होगी मेरे से। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 4 अट्ठी 32 और 1 33 का 3 हासिल लगे 3, 4 एकन 4 और 3 7, 73.32%। इस ऑप्शन में दे रखा है 73.33%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक इकाई भुजा वाली वर्गाकार शीट को पहले मुख्य विकर्ण से मोड़ा जाता है, इसके बाद इसे समरूपता रेखा पर से मोड़ा जाता है। इस प्रकार मुड़ी हुई आकृति को फिर से समरूपता रेखा पर मोड़ा जाता है। अंतिम मुड़ी हुई आकृति के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, मैं इसका एक आपको जो ना प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं और उसके अनुसार फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, एक वर्ग है, ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, विकर्ण के तहत मोड़ दिया। अब ये इसकी समरूप रेखाएं हैं, फिर इनको इनके अनुसार मोड़ दिया। ठीक है, दोबारा फिर ये कह रहा है कि फिर से मुड़ी हुई आकृति को इसकी समरूपता रेखा पर, यदि समरूपता रेखा, फिर इस पे मोड़ दिया गया। अब ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल पर मोड़ा जाता है। अंतिम मुड़ी हुई आकृति के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये जो मुड़ के आपके सामने आई है। अब देखो, जब ये इसको मैं आपके सामने खोलूंगा तो एक इस तरह की आकृति बन जाएगी, यानी कि वर्ग था, पहले आपने उसे ऐसे मोड़ा, ठीक है, जब ऐसे मुड़ गया तो फिर आपने इसको इस पे मोड़ा, फिर आपने इसको इस पे मोड़ दिया और ये इस तरह से खुलेगा। अब देखो, इस तरह से आपके सामने आकृति खुल के आ जाएगी। ये रहा, देखो, पहले, अरे रुक जा भाई, पहले आपने ऐसे मोड़ा, फिर आपने इसको ये जो मोड़ के जब मैंने खोली तो आकृति किस तरह से बन के आई, इस तरह से। ठीक है, ये वर्ग था। अब वर्ग में अब जब ये मुड़ के आएगा तो इस तरह से एक आकृति तो इस तरह से ही निकलेगी ना। देखो जी, एक का पूछ रहा है तो कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों का क्षेत्रफल समान है। एक का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, तो कितना होगा 1/8। इस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है। देखो, कुछ नहीं करना था, मैथ का सवाल है, रीजनिंग की तरह करना था। ठीक है, तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी थी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।